वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। चलिए आज कुछ बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपके पेपर 4 से हैं। समकालीन भारतीय समाज। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि हम सारा सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ तो आप उनमें से मुझे कुछ चयनित प्रश्नों को सुझा सकते हैं जिन्हें मैं आपको बताने में प्रयासरत रहूँगी। चलिए लिखिए, भारतीय समाज तथा राजनीतिक पर औपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। सेकंड इज, भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, दोनों प्रश्न अलग हैं। पहले में समाज और राजनीति की बात कर रहा है और दूसरे में अर्थव्यवस्था की। आगे लिखिए, 1857 ईस्वी से पहले होने वाले विद्रोह का वर्णन करें। आगे लिखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के जन्म तथा विकास के कारणों का वर्णन करें। आगे आप लिखेंगे, सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के उद्देश्यों तथा कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यह आंदोलन क्यों असफल हो गया। आगे आप लिखेंगे, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। आगे आप लिखेंगे, शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की धारा 41, 45 व 46 के प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। आगे लिखिए, शिक्षा में अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। संविधान की धारा 28, 29, 350 व 351 में इस विषय में क्या प्रावधान किया गया है। आगे आप लिखिए, संविधान की धारा 14, 15 व 16 तथा शैक्षिक प्रावधान विषय पर संक्षिप्त नोट लिखें। देखिए, ये जितनी भी धाराएं होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके इसी ईयर के लिए बल्कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन करो। आगे लिखिए, भारतीय संविधान बनावट में संघात्मक है लेकिन भाव में एकात्मक कथन की विवेचना कीजिए। आगे लिखिए, भारत में केंद्र तथा राज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। आगे आप लिखेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए, तो जब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप सिर्फ राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करके ही नहीं छोड़ देंगे, उसके ऊपर के राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति को मनोनीत कौन करता है उनके पद के लिए, ये छोटी छोटी जानकारी आप डालेंगे तो इससे होगा कि आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही सुंदर तरीके से सामने आएगा। चलिए आगे लिखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां तथा स्थिति की विवेचना कीजिए। आगे लिखेंगे, पंचायती राज का क्या अर्थ है। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना की व्याख्या कीजिए। आगे लिखेंगे, पंचायत समिति की रचना, कार्य तथा आय के साधनों का वर्णन करो। आगे लिखेंगे, पंचायती राज से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। आगे लिखिए, शहरी स्वशासन संस्थाओं से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य धाराओं का वर्णन करो। आगे आप लिखेंगे, पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों का वर्णन करो। नेक्स्ट आप लिखेंगे, वैश्वीकरण के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। आगे आप लिखेंगे, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करो। आगे लिखेंगे आप, निजीकरण क्या है। निजीकरण के स्पष्ट लाभ तथा अनिवार्य हानियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इज, आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे आप लिखेंगे, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के उद्देश्यों तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आगे आप लिखेंगे, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं एवं महत्व का वर्णन करो। नेक्स्ट इज, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन कीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन कीजिए। इसी प्रकार आप आगे और भी क्वेश्चन लिखेंगे। संवैधानिक प्रतिबद्धता से आप क्या समझते हैं। वंचित वर्ग के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड इज, कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशों को लिखिए। 4, सार्वभौमिक शिक्षा के अर्थ को समझाइए। 5, सामान्य विद्यालय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट इज,
शिक्षा मूलभूत मानवाधिकार है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट इज शिक्षक व शिक्षार्थी पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट इज समावेशी शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मतदान क्या है। नेक्स्ट इज अस्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट इज राज्यसभा की कोई दो विशिष्ट शक्तियों को लिखिए। नेक्स्ट इज निजीकरण क्या है। आगे आप लिखेंगे लोकतंत्र के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। आगे आप लिखेंगे कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। आगे आप लिखेंगे क्षेत्रीय परिषद के महत्व का वर्णन कीजिए। अगला है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। आगे है भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। आगे है भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के क्या कारण हैं। आगे आप लिखिए भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था, आलोचना एवं औचित्य की विवेचना कीजिए। आगे आप लिखेंगे हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आगे आप लिखेंगे भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आगे आप लिखेंगे संविधान सभा की मांग के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण क्या था। आगे लिखेंगे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान है। आगे लिखिए डेभर आयोग की मुख्य सिफारिशों को लिखिए। नेक्स्ट इज दूरस्थ शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट इज समानता व सामाजिक न्याय में क्या संबंध है। आगे लिखेंगे विशिष्ट शिक्षा संबंधी विभिन्न परिस्थितियाँ क्या हैं। शिक्षा व समाज पर एक टिप्पणी लिखिए। आगे लिखेंगे समावेशी शिक्षा के मुख्य प्रतिमानों को लिखिए। आगे आप लिखेंगे गुप्त मतदान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट इज तिभागा आंदोलन क्या था। नेक्स्ट इज गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट इज वित्तीय सुधार के मुख्य घटक क्या हैं। आगे लिखिए संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए वर्णित संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार क्या है। आगे आप लिखेंगे शिक्षा के अवसरों में असमानता के क्या कारण हैं। शिक्षा में समान अवसर प्राप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। आगे आप लिखेंगे राज्य और केंद्रों के बीच प्रशासनिक संबंध की विवेचना कीजिए। आगे लिखिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों को बताइए। आगे आप लिखेंगे भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बारे में लिखिए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, भारतीय न्यायपालिका की संरचना एवं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बारे में लिखिए। आगे आप लिखेंगे शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में क्या सुधार किए गए। आगे लिखिए राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। आगे लिखिए शिक्षा एवं आर्थिक विकास एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे। आगे लिखिए भारत की दलीय व्यवस्था की भूमिका पर निबंध लिखिए। आगे आप लिखेंगे नक्सलवाद विद्रोह 1969 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आगे आप लिखेंगे विधि के समकक्ष समानता से क्या आशय है। आगे लिखिए शिक्षा एवं आर्थिक विकास एक दूसरे से संबंधित कैसे, ये हो चुका है। आगे आप क्या लिखेंगे असमान विद्यालय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आगे आप लिखेंगे चिपको आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आगे लिखेंगे विदेश प्रत्यक्ष निवेश से आप क्या समझते हैं। आगे लिखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। आगे आप लिखेंगे न्यायिक पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं। आगे आप लिखेंगे शिक्षा का अधिकार सुरक्षा अथॉरिटी क्या है। नेक्स्ट इज मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये इतने क्वेश्चन और टॉपिक हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप बड़े ही आराम से 50 से 60% अंक प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी बुक में जाकर इन क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए। आप कहीं से भी किसी भी राज्य से अगर आप ये डीएलएड कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।